करने के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रण में भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में गरीब कल्याण के काम हुए, सीमाओं के सशक्तिकरण के काम हुए, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए जिस तरह के कड़े और बड़े फैसले लिए गए, आज उसका परिणाम देश भर में दिखाई देता है। और भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में पिछले 10 साल में दुनिया में सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन का सफलतापूर्वक काम करने वाला देश बना है। और ऐसे समय में जब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ में कि हम विकसित भारत बनाएंगे, इस उद्देश्य को लेकर के इस चुनाव के मैदान में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की आधारशिला, नींव की ईंट रखने का आह्वान करके लोगों को साथ चुनाव के मैदान में मतदान करने के लिए आह्वान करती है, उनको निमंत्रण देती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव को इस नीचे के स्तर पर ले जाया और अब हालिया कांग्रेस पार्टी के बयानों के बाद उनकी नीयत और उनका चेहरा दोनों बेनकाब हुए हैं। मैं आपको उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं, जब 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जाहिर सभा में ये बात ऐलानिया तौर पर कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है, देश की संपत्ति पर पहला हक, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है। और कांग्रेस पार्टी के इस मानसिकता ने एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के तरह देखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमेशा ही आचरण किया है और चुनाव जीतने का हथियार बनाया है, हम इसके खिलाफ जो वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमने देखा कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जिस तरह से आर्थिक और संपत्ति के सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की गई और घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाएंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में सैम पित्रोदा साहब जो गांधी परिवार के और विशेष रूप से वर्तमान में राहुल और सोनिया जी के, राहुल जी और सोनिया जी दोनों के एडवाइजर और दोनों ही केवल और केवल उन्हीं की बात मानते हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह की व्यवस्था है कि जो पैतृक संपत्ति है, व्यक्ति जो अर्जित करता है, मरणोपरांत उसकी संपत्ति का हिस्सा 55% देश के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। 45% हिस्से पर ही केवल उसके परिवारजनों का अधिकार है। यदि आपके पास में शहर और आपके गांव में 2 मकान हैं, तो ये तय मानिए कि उनके इस फॉर्मूला पर जब आपके दिन अशेष हो जाएंगे, उस दिन आपके पुत्र और आपके परिजन केवल एक ही मकान पर अपना क्लेम कर सकेंगे, शेष एक मकान उन्हें दूसरों के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो संपत्ति है, गरीब व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा, हर एक व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा जो है वो मृत्युपरांत देश के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। अब इसे आप 2006 के मनमोहन सिंह जी के बयान के साथ जोड़ करके देखिए, जो ऐसे संपत्ति एकत्रित होगी उसके ऊपर जो है पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों के साथ में होगा। और इसी के साथ में, इसी के कालानुक्रम में आप कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कि वो एनआरसी के खिलाफ है और एनआरसी के खिलाफ होकर के ऐसे सारे घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत में आए हैं और भारत के संविधान, भारत के संसाधनों पर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, उसके ऊपर बोझ बने हुए उन लोगों का समर्थन कांग्रेस ने हमेशा करती रही है। अब ऐसे घुसपैठियों के बीच में भी वो भारत के सामान्य लोगों की संपत्ति को बांटा जाएगा, ये निश्चित रूप से जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करती है। 1960 और 70 के दशक के बीच में भी कानून पास करके कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वो अपने कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कराएं और उसको लेकर के अनेक लोगों को बाध्य भी किया गया था। जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के जमाने की कांग्रेस ने भी लोगों की कमाई के जब्त करने के ऐसे कानून 1963 और 1974 में भी पास किए थे,
जिनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट्स एक्ट स्कीम एक्ट ऐसा रखा गया था, जिसके अंतर्गत सब करदाताओं और उनके अतिरिक्त संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य था। और जमा करने के ये धनराशि जो है, ये जमा होने के बाद 3 से 5 वर्ष तक का उसका लॉक इन पीरियड था, वो सरकार के पास रखना लाजमी था। उसके बाद में जो है ही वो संपत्ति वापस अपने जो मूल जमाकर्ता को मिल सकती थी। और आप सबको ये जानकर के हैरानी होगी, जिस समय ये काला कानून पास हुआ था उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इस सब से समग्र रूप से कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो सोच सामने परिलक्षित होती है। अब आप सोचिए कि मेरी माताओं बहनों के पास में जो स्त्री धन है, जो उनको बचपन से लेकर के विवाह तक और विवाह के उपरांत भी जो उनको भेंट स्वरूप मिलता है, जो उनको परिवार के सदस्य गिफ्ट के रूप में देते हैं, वो स्त्री धन भी उसकी मृत्यु के उपरांत आधा बांट करके 55% हिस्सा देश के अन्य लोगों में बांट दिया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट किसी एक वर्ग विशेष का अपीजमेंट करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट देकर के और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को, अपने तुष्टीकरण के चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया है। आप सबने देखा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उसका विरोध किया, जिस तरह से निमंत्रण को अस्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोगों ने उस दिन काले कपड़े पहन करके उसका बहिष्कार किया, उसका प्रतिरोध किया। ये इस बात का परिचय है कि वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए और तुष्टीकरण के चलते हुए एक वर्ग विशेष के वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर बनने के साथ ही भारत के भाग्य का वो सूर्य जो 500 वर्ष पहले उस राम मंदिर को तोड़ने के समय और राम मंदिर को बाबर की सेनाओं ने तोड़ करके जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसे उस विवादित ढांचे को एक मस्जिद का स्वरूप दिया था, जिसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन उस दिन से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उस दिन से भारत के भाग्य का सूर्यास्त हो गया था। और भारत के भाग्य का सूर्यास्त के बाद ये जो कालचक्र का पहिया है वो अमावस की रात 500 साल की थी। भारत के निवासियों ने, भारत के रणबांकुरों ने अपने शीश दान देकर के 3 लाख लोगों ने कुर्बानी करके उस अग्नि को प्रज्वलित रखा था। भारत की माताओं बहनों ने भी इस 500 साल के कालखंड में अपने सुहाग को करके, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इस देश की बलिवेदी और सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान करते हुए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए, अनेक उदाहरण ऐसे देते हुए भी उन्होंने इस अग्नि को मंद नहीं पड़ने दिया। और आजादी के बाद 70 साल तक निरंतर लड़ाई न्यायालय में करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने के एफिडेविट फाइल किए, उसके बाद भी कारसेवा के समय गोलियां खाने के बावजूद भी न्यायालय के निर्णय के बाद जब राम मंदिर बनाए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने के बाद में भी जिस दिन भव्य रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि वो जो 500 साल पहले भारत के भाग्य का सूर्यास्त हुआ था वो वापस भाग्योदय हुआ है। उस भाग्य का सूर्य वापस प्रबल होकर के दिखाई देने लगा है। और जिस तरह से सूर्योदय से पहले अरुणिमा दिखाई देती है, रश्मि की किरणें दिखाई देती हैं और एक हल्का रोशनी होती है, आप कल सोच करके देखिए इस पिछले 10 साल में